अब हम चलो मैं कन्वर्शन बता देता हूँ आपको फिर भी। कन्वर्शन फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ठीक है। कन्वर्शन, अब देखो कन्वर्शन में क्या होगा कि सपोज फोर्स है, फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन। न्यूटन को कन्वर्ट करना होगा आपको किसमें से, डाइन में, ठीक। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर न्यूटन लिखा है तो ये एसआई का है, अगर डाइन लिखा है तो ये किस में, ये सीजीएस में है, ठीक है। सवाल देखो, हाउ मैनी डाइन मेक 1 न्यूटन। देखो सॉल्यूशन में, क्योंकि हम एक ही फोर्स की बात कर रहे हैं जो कितने का है, 1 न्यूटन। सो मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है ना क्वांटिटी का, कितने न्यूटन का फोर्स। अगर क्वांटिटी फिक्स्ड है तो आपको याद है ये N1U1 मस्ट बी इक्वल टू N2U2, क्योंकि क्वांटिटी तो एक ही है, एक ही फोर्स की बात हो रही है। ओके अच्छा, तो इसको मान लो आप एसआई सिस्टम, जिसको कन्वर्ट करना है आपको सीजीएस में। डाइन बोला है ना, डाइन किसका है, सीजीएस का। अच्छा N1 होता है पहला नंबर, ये 1, तो N1 आपको 1 दिया है। U1 क्या है, U1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2। आपको निकालना है कितने डाइन, तो N2 तो फिक्स, N2 तो निकालना है। U2 आपको पता है, U2 कौन है, डाइन है, तो ऐसे लिखते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू N2 डाइन। अच्छा 1 न्यूटन किस में यूनिट है, फोर्स का ही तो यूनिट है, तो फोर्स से क्या है M1 L1 T-2, यहाँ पर SI सिस्टम इज इक्वल टू N2 डाइन, डायमेंशंस तो वही है ना, यहाँ लिखते हैं CGS सिस्टम, तो मैं लिखूंगा 1 इंटू SI में मास को क्या बोलते हैं, kg रेज पावर 1, लेंथ का मीटर रेज पावर 1 और टाइम का सेकेंड रेज पावर -2, ठीक, इज इक्वल टू N2 में, अच्छा CGS में मास का ग्राम रेज पावर 1, अच्छा उसके बाद लेंथ में सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर रेज पावर 1 और टाइम में सेकेंड रेज पावर -2। मुझे N2 निकालना है, तो यहाँ से निकाल लो, N2 विल बी इक्वल टू 1 तो यहीं पे kg बाई ग्राम रेज पावर 1 मीटर बाई सेंटीमीटर रेज पावर 1, सेकेंड और सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा। सो N2 विल बी इक्वल टू 1 तो यहीं, इस जो ऊपर kg है इसको आप लिख सकते हो 1000 ग्राम बाई ग्राम, और मीटर को इंटू मीटर को लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर बाई सेंटीमीटर। सो N2 आपको मिलेगा 10 टू द पावर 5, ग्राम और ग्राम भी गया, सेंटीमीटर 10 टू द पावर 5। देयरफॉर इन CGS ये जो क्वांटिटी है ये N2U2 थी, N2 आपने निकाला 10 रेज पावर 5 और U2 क्या था, डाइन, तो इसको मैं लिखूं 10 टू द पावर 5 डाइन। बात खत्म, इतना ही है। तो अब ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल, ये सिंपल न्यूमेरिकल आपसे नहीं पूछा जाएगा, हाउ मेनी न्यूटन्स मेक 1 डाइन और हाउ मेनी डाइन्स मेक 1 न्यूटन। आपका सवाल थोड़ा ट्विस्टेड हो सकता है, आप सवाल देख लो क्या है, क्वेश्चन देखो। Assume that a system is created, in which unit of length is called, कुछ भी, CGS में सेंटीमीटर होता है, SI में मीटर होता है, is called glitter, GLITER, unit of length is called glitter, and 1 glitter is equal to 2 meters. Everything else has same
यूनिट्स एज SI, मतलब मास और टाइम का सेम यूनिट है SI जैसा, बस लेंथ का इस सिस्टम में ग्लिटर यूनिट है, एंड 1 ग्लिटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 जूल इन दिस सिस्टम, इन दिस न्यू सिस्टम. देखो भाई, आपका अभी 1 जूल है, तो N1U1 इज इक्वल टू N2U2. ये SI है, दिस इज न्यू सिस्टम. ये CGS नहीं है, अब ये न्यू सिस्टम है. SI में क्या है, 1 और J. N1 तो 1 है, U1 क्या है, J, जूल्स इज इक्वल टू. N2 मुझे निकालना है. अच्छा, U2 क्या है, U2 न्यू सिस्टम है ना, सो इट इज N2 इंटू U2 न्यू सिस्टम. अब डायमेंशंस पे आओ. 1 जूल के क्या डायमेंशंस होते हैं, ऐसे 1 जूल वर्क है ना, M1L2T minus 2, M1L2T minus 2 in SI is equal to N2. डायमेंशन सेम लेकिन यूनिट डिफरेंट, तो NS न्यू सिस्टम. यहाँ पर 1 मास के यूनिट क्या होते हैं SI में, kg, लेंथ के मीटर स्क्वायर, सेकेंड रेज पावर -2 इज इक्वल टू N2. अच्छा, नए सिस्टम में मास के यूनिट्स क्या होंगे, सेम एज SI, क्योंकि लेंथ को छोड़ के बाकी सब SI जैसा ही है. तो kg लेंथ के क्या है, ग्लिटर स्क्वायर, इनटू टाइम का क्या है, सेकेंड रेज पावर -2. तो यहाँ से N2 निकाल लो, kg बाई kg, मीटर बाय ग्लिटर होल रेज पावर 2, और सेकेंड तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ 1 है, तो N2 आपको मिलेगा, kg भी गया 1. अच्छा, ये यहाँ पर दिया है इसने हिंट आपको, 1 ग्लिटर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर्स, 2 मीटर्स. तो मैं इसको लिखूँ मीटर बाई ट्वाइस मीटर होल स्क्वायर. ठीक, सो ये और ये गया, सो N2 आपको कितना मिलेगा, 1/4. Therefore, in new system, the value of 1 joule is equal to 1/4 NS. 1/4 का मतलब है न्यू सिस्टम में इसका वैल्यू 1/4 है, NS न्यू सिस्टम. ठीक, तो इस तरह से आप कन्वर्शन करोगे. असल सवाल तो यही था, मेन सवाल तो यही था, अगर कोई वहीं से नया सिस्टम क्रिएट किया जाए, उसमें आपको हिंट दी जाएगी, ऐसी हिंट, ये एक वाली हिंट इम्पॉर्टेंट है, 1 ग्लिटर इज इक्वल टू 2 मीटर, एक ये हिंट इम्पॉर्टेंट है, और यूनिट ऑफ लेंथ दिया होगा, क्या बोलते हैं उसको. ठीक, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछ सकते हैं. अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आपको फॉर्मूला डिराइव करना है, डिराइविंग अ न्यू रिलेशनशिप. ठीक, हाँ, एक और सवाल आ जाता है कभी कभी, इफ वेलोसिटी समथिंग इज चोजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक्सप्रेस मास, एनर्जी वगैरह वगैरह इन टर्म्स ऑफ दिस फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक है, so how do you do that? देखो, उसमें फंडा क्या है. आपको सपोज कोई कहे भाई काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशंस निकालो, आपको ये पता है ना कि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी डायमेंशंस निकाल सकते हैं. किसी के भी डायमेंशंस निकालने हो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में, तो आपको उस चीज़ का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv². फिर क्या करते हो, फिर लिखते हो काइनेटिक एनर्जी E के डायमेंशंस होंगे हाफ से. कोई फ़र्क पड़ता है इस नंबर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ m आ गया ना, तो फंडामेंटल आ गया. वेलोसिटी फंडामेंटल है नहीं, इसको लिखते हो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होल स्क्वायर. तो m1, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ, तो लेंथ 2 नीचे T2,
सो m1l2t-2। देखो इस काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूला में फंडामेंटल क्वांटिटीज आ गई ना, कौन कौन? मास, लेंथ और टाइम। देखिए मास, लेंथ, टाइम इसलिए आप लिख पाए बिकॉज दे फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मूला, these fundamental quantities. How? This mass forms a part of it by this. Length forms a part because it comes from velocity, and time comes from velocity. So actually, if you have to find out the dimensions of any quantity in terms of fundamental quantities, those fundamental quantities are a part of its formula. ठीक है, दे आर अ पार्ट ऑफ इट्स फॉर्मूला। और वो फंडामेंटल क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाइड होती हैं। देखो मास और वेलोसिटी मल्टीप्लाइड है, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सो मास, डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम दे आर मल्टीप्लाइड। कैसे? देखो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते 1/2m इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1/2 मास इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इंटू टाइम रेज पावर -2। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। सो एवरी derived quantity has fundamental quantities from which it has been derived, तभी तो इसको derived quantity बोलते हैं। और those fundamental quantities they are multiplied with each other and they have some power over it। ये जो मास है इस पे पावर है 1, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल क्वांटिटी इस पे पावर है 2, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है इस पे पावर है -2। सो एवरी derived quantity can be represented dimensionally in the form of multipliers of what? Fundamental quantities raised to some power। ठीक, अब देखो सवाल क्या है, आप अब आराम से समझ जाओगे। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी के बाहर यहाँ क्या है? 1/2। अब देखो जैसे मोमेंटम है, मोमेंटम इट इज मास टाइम्स वेलोसिटी। इज मास अ फंडामेंटल क्वांटिटी? यस। वेलोसिटी फंडामेंटल? नो। तो मास, यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो आएगा मास इंटू डिस्प्लेसमेंट रेज पावर 1 इंटू टाइम रेज पावर -1। बाहर क्या है? 1 है ना, मल्टीप्लाई में 1 है। सो देर इज ऑलवेज अ नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड। इट कुड बी 1, जहाँ कुछ नहीं दिख रहा वहाँ तो 1 है, और जहाँ 1 नहीं वहाँ 1/2 हो सकता है, कभी 1/4 होगा। अभी बहुत सारी क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़नी है। तो इस तरह से देखो सवाल क्या बनेगा, अब आपको सीधा समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया जाता है। देखो सवाल क्या है, इफ वेलोसिटी, force and time are chosen as fundamental quantities, express mass in terms of velocity, force and time। अब सीधी सी बात है, अब क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल कौन है? वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। अब डिराइव्ड कौन है? मास। तो मास को, अच्छा अब आपको पता है कि डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, इट इज अ मल्टीप्लायर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज रेज टू सम पावर एंड देन मल्टीप्लाइड बाय सम नंबर आउटसाइड। ठीक, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मास के लिए फॉर्मूला पहले बनाएंगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला था उसी तरह अब मास के लिए फॉर्मूला होगा, क्योंकि अब मास तो डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला आपको पता ही क्या होता है, अ नंबर, सम नंबर मल्टीप्लाइड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, वेलोसिटी। तो उनका पावर क्या होता है, कभी 1 कभी 2, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी रेज पावर a, फोर्स रेज पावर b एंड टाइम रेज पावर c। अब डायमेंशंस इक्वेट करो, इक्वेटिंग डायमेंशंस m1 l0 t0। अच्छा नंबर तो डायमेंशंस पे इफेक्ट नहीं डालता, तो वेलोसिटी का l1 t-1, रेज पावर a, फोर्स का m1 l1 t-2, रेज पावर b, और टाइम का रेज पावर c। तो लिखूँ मैं m1 l0 t0 इज इक्वल टू, तो ये आएगा l रेज पावर a, l रेज पावर b, l रेज पावर a प्लस b, t रेज पावर -a, t रेज पावर -2b, t रेज पावर c, t रेज पावर c माइनस a माइनस 2b। ठीक है, m और m रेज पावर b। अब कंपेयर करो, ये m और ये m को कंपेयर करो, देयरफॉर b इज इक्वल टू 1। ये t और ये t को कंपेयर करो, c माइनस a माइनस 2b इज इक्वल टू 0, और a प्लस b इज इक्वल टू 0। l और l को कंपेयर करो,
तो b तो 1 है, इस b को यहाँ पुट करो और यहाँ पर पुट करो, a भी मिल जाएगा, c भी मिल जाएगा। जब a भी मिला और c भी मिला, ठीक है, सो चलो ठीक है, b1 पुट इन थर्ड, a कितना आएगा -1, पुट इन सेकेंड, तो a -1 जब डालोगे तो आपको c भी मिलेगा कितना 1। अब अगर फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला एक चीज़ होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला दूसरी चीज़ होती है। अगर फॉर्मूला निकालना है फिर तो फॉर्मूला ये है, देयरफॉर मैं लिखूँगा m इज इक्वल टू सम नंबर इनटू वेलोसिटी रेज पावर a कहाँ है भाई -1, फोर्स रेज्ड पावर 1 और टाइम रेज पावर 1। ये फॉर्मूला है डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मास का। याद रखना, अब मास फंडामेंटल नहीं है, अब फंडामेंटल वी एफ और टी है। तो वेलोसिटी रेज्ड पावर a था, तो ये आएगा वेलोसिटी रेज्ड पावर 1 और सॉरी वेलोसिटी रेज्ड पावर -1, फोर्स रेज्ड पावर 1 और टाइम रेज्ड पावर 1। बात खत्म, ठीक। सो ये बनेगा डायमेंशनल फॉर्मूला किसका, मास का, इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये हो गया एक्सप्रेसिंग अ फंडामेंटल क्वांटिटी व्हेन वी डू नॉट कंसिडर इट एज फंडामेंटल। उसके बाद है डिराइविंग अ न्यू रिलेशनशिप, और मुझे लगता है आपने वो पढ़ा होगा क्लास में, डिराइविंग अ न्यू रिलेशनशिप। बस वहाँ ये ऐसे ही इक्वेट करना है, मैं वो शायद नहीं दिखाऊँ, टाइम वेस्टेज और कुछ नहीं, इतना था। और लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस आपने भी पढ़ लिया होगा, ठीक। देखो असल में क्या है ना कि पहली लिमिटेशन दैट इफ़ यू लुक एट द डायमेंशनल फार्मूला यू कैन नॉट टेल विच क्वांटिटी इट इज़, बिकॉज देयर आर मेनी क्वांटिटीज दैट हैव सेम डायमेंशंस। जिन क्वांटिटीज़ का नेचर सेम है उनका डायमेंशन भी सेम है, ठीक। जैसे एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क, ठीक। तो एनर्जी और वर्क के डायमेंशंस सेम है। अगर इन दो के डायमेंशन सेम है देन वी सी एनर्जी और वर्क के डायमेंशन सेम होने का मतलब इनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। तो जब आपको डायमेंशनल फार्मूला दिया जाएगा यू कैन नॉट टेल इफ इट इज ऑफ वर्क और एनर्जी, ठीक। सो ये चीज़ डिफरेंस है। अच्छा, वर्क क्या होता है, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। टॉर्क आगे चल के आप एक पढ़ोगे, इट्स फोर्स इनटू आर्म, फोर्स आर्म। देखो यहाँ भी फोर्स इनटू सम लेंथ है, यहाँ भी फोर्स इनटू सम लेंथ है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशंस L1 होंगे, आर्म के भी डायमेंशंस L1 होंगे, फोर्स आर्म के। तो इसको बोलेंगे टॉर्क, इसको बोलेंगे वर्क। आपको वर्क और टॉर्क दिया जाए, दोनों के डायमेंशन सेम है, आपको नहीं पता चलेगा डायमेंशनल फॉर्मूला देखे कि हम वर्क की बात कर रहे हैं, टॉर्क की बात कर रहे हैं। तो ये पहली लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस की। दूसरी रिलेशनशिप, आपने देखा होगा कि जब आप नई रिलेशनशिप डिराइव करते हो तो जो वहाँ पर कांस्टेंट होता है ना, आपने पढ़ा होगा, जो कांस्टेंट होता है उसका आप क्या कहते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला से आप उसका वैल्यू नहीं निकाल सकते, ठीक। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स नहीं डिराइव हो सकते, हो गए दो। तीसरा, जो नई रिलेशनशिप आप डिराइव करते हो, किसी चीज़ का फॉर्मूला डिराइव करते हो, ये तभी डिराइव कर पाओगे जब उस फॉर्मूला में खाली टर्म्स को मल्टीप्लाई किया गया होगा। एडिशन जब आएगा तो डिराइव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखो जैसे आपने F इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है 6 पाई नीटा V और R, ठीक। तो यहाँ पर फोर्स के लिए इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल ड्रैग, फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नीटा, वेलोसिटी V और R, तो सब कुछ मल्टीपल में है, तो दिस फॉर्मूला कैन बी डिराइव्ड, बट V इज इक्वल टू U प्लस AT, यू कैन नॉट डिराइव दिस। क्यों, देखो यहाँ पर आप कंपेयर करते हो M1 L1 को डायरेक्टली, यहाँ कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ कौन है बीच में, एडिशन है। यू कैन नॉट कंपेयर द बेसिस। सर क्या बेसिस बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो मैं आपको आराम से बोलता हूँ, x रेज पावर a इज इक्वल टू x रेज पावर 2, कंपेयर द बेसिस, सो 2 इज इक्वल टू a बोल सकते हो। मैं ऐसा लिखता हूँ, x रेज पावर a इज इक्वल टू x रेज पावर 2 प्लस y रेज पावर 2। अब क्योंकि बीच में कौन है, बीच में एडिशन है ना, नाउ यू कैन नॉट कंपेयर द बेस। अब बेस नहीं अब आप नहीं बोल सकते 2 इज इक्वल टू a, बीच में क्या आ गया, एडिशन।
ठीक, सो दिस इज व्हाट द रीज़न इज, राइट। तो जहाँ जहाँ एडिशन होगा बीच में ये फॉर्मूले डिराइव नहीं हो सकते, क्योंकि हम आसान नहीं अपने काम को कर सकते, ए का वैल्यू डायरेक्टली निकाल सकते, दिस इज रॉन्ग टू से, राइट। अच्छा, ओके, दूसरा 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 क्या आएगा इसमें? सो दोज formulas, those relationships in physics which have a sign of addition, which have terms which are added to each other on one side of the equation, they cannot be derived. अच्छा ठीक है। और हाँ, दूसरी बात, a relationship that involves log and trigonometric ratios can't be derived. क्यों भाई? देखो, क्योंकि यहाँ आप हेल्प किसकी लेते हो, m1 l1 t1, लेकिन आपको तो पता है ना कि एक्सपोनेंट रेज्ड पावर समथिंग, उसका भी डायमेंशन कुछ नहीं है। साइन ऑफ ओमेगा टी, जैसे ऐसा हो, साइन ऑफ ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इज एंटायरली व्हाट, डायमेंशनलेस। ओमेगा टी is an angle, it is dimensionless, but omega and t themselves have dimensions. So जो ही dimensionless आ गया, मतलब m0 l0 t0, तो डिराइव करने को तो कुछ रहा ही नहीं, फॉर्मूला तो बन ही नहीं पाएगा। सर कोई रिलेशनशिप है जिसमें साइन कॉस है? हाँ, SHM में पढ़ोगे, y is equal to a sin omega t. These kinds of relationships cannot be derived because using what? Using dimensional analysis, because there are no dimensions to work. कोई dimensions नहीं है, dimensionless है, ठीक। ओके, उसके बाद हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। इसका मतलब क्या है, डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप? व्हाट इज अ डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप? डायमेंशनली करेक्ट रिलेशनशिप आर दोज रिलेशनशिप्स इन विच फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी। समझना मैं बोल क्या रहा हूँ। आपके पास एक इक्वेशन है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT square. Is this dimensionally correct? It is dimensionally correct only when the dimensions of s are the same as dimensions of ut plus 1/2 AT square, which are the same as dimensions of ut, which are the same as dimensions of 1/2 AT square. यही तो डायमेंशनल होमोजेनिटी है, ठीक। अब मैं कोई ऐसा लिख दे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी v. Is this a correct equation? No, but is it dimensionally correct? Yes. S is equal to dimensions of s are same as ut plus 1/2 AT square plus v. sorry, अरे गड़बड़ कर दी, यहाँ पर v नहीं, यहाँ पर मैं लिख दूंगा vt, final velocity into time. So dimensions of s are the same as dimensions of ut, which are the same as dimensions of 1/2 AT square, which are the same as dimensions of vt. क्यों? ut और vt के डायमेंशंस तो सेम होंगे, u भी वेलोसिटी, v भी वेलोसिटी, t और टाइम है, बट दिस इज नॉट फिजिकली करेक्ट, ठीक। सो if you are given a relationship, just on the basis of dimensional analysis alone, you cannot decide if the equation is correct or not, ठीक है बच्चा। सो ये थी इसमें कुछ, क्या बोलते हैं इसको, कुछ क्वेश्चंस जो आपको डायमेंशनल एनालिसिस में पूछ सकते हैं। बाकी फाइंड द डायमेंशंस ऑफ दिस एंड दैट, जो ऑब्जेक्टिव्स आपको पूछे जाएंगे, इट डिपेंड्स ऑल ऑन यू। मुझ पर कुछ डिपेंड नहीं करता, इसलिए क्योंकि फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। फिर होते हैं कुछ सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव सेम डायमेंशंस। आपको हर पेयर चेक करना है, ठीक। यू हैव टू चेक एवरी पेयर 1 by 1 एंड सी इफ दे हैव सेम डायमेंशंस और नॉट, ठीक है। अब मुझे कुछ और बताना था जो यहाँ पर मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं एरर्स में, मुझे लगता है वो फोकस करेंगे ज़्यादा एरर्स पे। और हाँ, हमारे पास अभी सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स भी करेंगे। तो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स या फिर मैं अभी एरर दिखाऊं। मैं आपको एक चीज़ क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इफ द एरर इन measurement of kinetic energy is 3%, find the error in measurement of momentum.
मोमेंटम। देखो बच्चा, सॉल्यूशन, जब भी ऐसे सवाल आए ना इस तरह के, आपको पता होना चाहिए जिन दो क्वांटिटीज़ के बारे में बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, इन दो के बीच की रिलेशनशिप आपको पता होनी चाहिए, फिजिकल रिलेशनशिप। तो देखो, ये हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर p²/2m, असल में होती है 1/2mv²। उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। सर कैसे करें मॉडिफाई? अरे देख लो, काइनेटिक एनर्जी है 1/2mv², ठीक। तो इसको मैं मल्टीप्लाई m और डिवाइड m से कर सकता हूँ। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी m²v²/2m। तो काइनेटिक एनर्जी आएगी mv²/2m। mv is momentum p²/2m। सो इट इज़ लाइक दिस। सो पहले आपको इक्वेशन लिखनी है इन दो के टर्म्स में, p²/2m, अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो लॉग ऑफ e इज इक्वल टू लॉग ऑफ p²/2m। फिर जैसा आपको दिखाया गया है, लॉग ऑफ e बनेगा लॉग ऑफ p² माइनस लॉग ऑफ 2m। फिर लॉग ऑफ ये लास्ट लेक्चर में सिखा चुका हूँ, इज इक्वल टू 2 लॉग ऑफ p माइनस लॉग ऑफ 2m। डिफ्रेंशिएटिंग तो आपको मिलेगा 1/e de इज इक्वल टू ट्वाइस 1/p dp माइनस 0, क्योंकि log 2m इज अ कांस्टेंट। सो de/e इज इक्वल टू ट्वाइस dp/p। 100% से मल्टीप्लाई करो, सो de/e इंटू 100% इज इक्वल टू ट्वाइस dp/p इंटू 100%, राइट। de/e इंटू 100%, दिस इज परसेंटेज एरर इन e, एंड dp/p इंटू 100%, इट इज परसेंटेज एरर इन मोमेंटम। आपको दिया क्या है? एरर इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच परसेंट? 3%। तो इसको मैं लिखूँ 3 इज इक्वल टू ट्वाइस dp/p इंटू 100%। Therefore, dp/p is the error in momentum. Error in momentum is equal to 3/2%, यानी कि 1.5%। ऐसा सवाल आ सकता है वहाँ पे, ठीक। ओके, अब एक और चीज़, सवाल देखना। If the error in measuring the diameter of a circle is 4%, then error in area is solution। क्या पता होना चाहिए? रिलेशनशिप किस किस के बीच में? डाया एंड एरिया। सो मैं लिख सकता हूँ एरिया इज इक्वल टू π/4 इंटू d², d इज डायमीटर। अब क्या? log ऑफ a इज इक्वल टू log ऑफ π/4 d², log ऑफ a log π/4 प्लस log d², log m इंटू n यूज़ किया, फिर log ऑफ a log π/4 प्लस 2 log d, log m रेज़ पावर n यूज़ किया है। मैं लास्ट लेक्चर में ये बड़ी डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। अब डिफ्रेंशिएट करो तो dA/a, इसका तो 0 प्लस ट्वाइस dd/d, ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना, dd/d, दिस इज डायमीटर, ये डिफ्रेंशिएशन का d है। सो 100% से मल्टीप्लाई करो, dA/a इंटू 100% इज इक्वल टू ट्वाइस dd/d इंटू 100%। किसका एरर दिया है? डाया में कितना एरर है? 4%। तो एरिया में कितना एरर होगा? ट्वाइस 4%, 8% का एरर, ठीक। तो ये तो हो गया ख़त्म। अब एक और क्वेश्चन देख लो। सवाल देखो, द रेडियस ऑफ अ बॉल इज 5.2 प्लस माइनस 0.2, देन परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम इज। क्या पता होना चाहिए? वॉल्यूम और रेडियस में रिलेशनशिप। तो वॉल्यूम इज 4/3 πr3। अब लॉग ही चलाना है, लेकिन समझना
क्या रेडियस का परसेंटेज एरर आपको पता है? नहीं दिया ना, निकाल सकते हो। परसेंटेज एरर यहाँ से निकलेगा ना, देखो परसेंटेज एरर इन रेडियस इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 5.2%। बस परसेंटेज एरर निकला, फिर यहाँ पे लॉग लगाते जाओ और वी का एरर निकालते जाओ। ठीक है, मैंने फिर से आपको कहा है ये जो लॉग वाला मेथड है ना, ये तभी यूज होगा जब एरर परसेंटेज कितना हो, 7% या 7% से कम। 7% से ज़्यादा एरर हुआ ना, देन यू कैन नॉट यूज इट, लॉग वाला मेथड। ठीक है, सो दिस इज डन। अब मुझे लगता है जो बचा है ना, वो हमारे पास बचा है क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो करते हैं। हाँ, अच्छा एक चीज़ है एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन फ़र्क क्या है? ठीक, ये असल में इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ना होता है, बट फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। सपोज आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है, कोई वायर है जिसकी लेंथ है 5 मीटर। ठीक, आपके इंस्ट्रूमेंट ने ये मेजर किया है 4.9, 4.95, 4.85 एंड 4.89। एक इंस्ट्रूमेंट ने, दिस इंस्ट्रूमेंट। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है, उसने ये मेजर किया है 3.01, 3.001, 001, 3.02 एंड 3.03। ठीक, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, दिस इज एक्यूरेट, और ये जो इंस्ट्रूमेंट है इट इज प्रिसाइज। एक और इंस्ट्रूमेंट देख लो, 4.9, 4.90, 4.91, 4.92 and 4.93. This instrument, it is accurate and precise. देखो प्रिसिशन का मतलब क्या है? प्रिसिशन का मतलब है जितनी रीडिंग्स आपका इंस्ट्रूमेंट देता है वो सारी रीडिंग्स आपस में ऑलमोस्ट बराबर है। जैसे 3 and 3.01, दे हैव अ वेरी स्मॉल गैप बिटवीन द टू। तो आपके इंस्ट्रूमेंट ने जो रीडिंग्स दी हैं वो रीडिंग लेने पे चेंज नहीं होगी। मतलब आपने इस इंस्ट्रूमेंट, सेकंड इंस्ट्रूमेंट से पहली रीडिंग ली, पहली और दूसरी रीडिंग में ज़्यादा फर्क नहीं, दूसरी और तीसरी में फ़र्क नहीं, तीसरी और चौथी में फ़र्क नहीं। जो इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो कि रीडिंग्स में फ़र्क ना दे, दैट इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसाइज। ऑल्दो इस इंस्ट्रूमेंट की जो रीडिंग्स हैं दे आर नो वेयर क्लोज टू व्हाट 5 मीटर टू द एक्चुअल वैल्यू। लेकिन ये जो पहला इंस्ट्रूमेंट है 4.9 एंड 4.95, they are farther away from each other as compared to 3 and 3.01. ठीक, 4.95, 4.85 they are farther away as compared to 3.01 and 3.02. मतलब इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स आपस में बहुत दूर दूर हैं, लेकिन दे आर क्लोजर टू द एक्चुअल वैल्यू। इस इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग्स आपस में बहुत क्लोज हैं, बट दे आर फार्दर फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। सो इस इंस्ट्रूमेंट को आप कहोगे एक्यूरेट और इस इंस्ट्रूमेंट को आप कहोगे प्रिसाइज। क्या एक इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों हो सकता है? हाँ, ये वाला इंस्ट्रूमेंट 4.90 एंड 4.9 बट दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बट they are also close to the actual value. So this instrument is precise and it is also accurate. So it is quite possible for an instrument to be both precise and accurate. And there are instruments that can be precise and there are other instruments that can be accurate. और मुझे लगता है अब आप इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स और ऑपरेशंस। सिग्निफिकेंट फिगर्स, देखो भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंपॉर्टेंस क्यों है। मैं कोई रॉड है मेरे पास, इसको मैंने मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से और मैंने मेजरमेंट प्रेजेंट की है 3.2। क्या बोला? 3.2। नाउ इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि इस रॉड की मेजरमेंट 3.2 ना हो, लेकिन मुझसे जितना हो सकता है मुझे तो 3.2 दिखा है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई? देखो मैं आपको बताता हूँ ये कौन सी बात है जो हमने पिछली बार भी की थी। ये इसको इंसर्ट करते हैं, ठीक है।
अब आप समझो, मुझे यहाँ से मेजरमेंट लेना है, 1 से चला यहाँ तक, क्या ये 1 सेंटीमीटर है? नो सर, 1 सेंटीमीटर तो नहीं है। क्यों? 1 सेंटीमीटर तो यहाँ से बराबर 2 तक होता, ये तो 2 से थोड़ा आगे निकली है ना। कितना आगे निकली है देखो, ये 2 से अगर इफ़ वी आर टू ड्रॉ अ सर्कल, ये इतना आगे निकली है, दिस मच। अब 1 सेंटीमीटर तक तो कंफर्म है ना, मतलब कम से कम ये लाइन 1 सेंटीमीटर यहाँ तक तो है। सो 1 सेंटीमीटर इज फॉर श्योर द मेजरमेंट, 1 सेंटीमीटर इज ओके, बट देयर इज समथिंग एल्स एज वेल। ये छोटा पोर्शन, इसकी लेंथ मुझे नहीं पता क्योंकि ये पहले ही टर्मिनेट हो रहा है, ये इस बार तक जा ही नहीं रहा। तो मैं अपने अंदाजे से कहूँगा ये 1 सेंटीमीटर प्लस मैं 1.1 भी तो नहीं बोल सकता, 1.1 तो जब यहाँ तक बराबर आता, मैं लिखूँगा इसको 1.08। कितना? 1.08। 1.08 लिखने से क्या हुआ देखो, जो ही आपको दिखाना कौन 0 और 8, आपको पता चला ये लाइन कम से कम 1 तो है। अब तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि 1 तो है ही है, 1 तो गलत नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इस 1 के बाद कुछ डिजिट्स के आने से ये 1 कंफर्म हो गया। समझना। दूसरी बात मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ देखो, अगर अब में मतलब 1 के बाद डिजिट्स आने से पता है कि 1 तो पक्का है। अब क्या होगा देखो, इसको मैं हटा दूं, मैं एक और लाइन बनाता हूं, आपको कंप्लीट बात समझ में आ जाएगी। देखो, अगर मैं यहां से यहां तक की लाइन ले लूं, सॉरी यार, ये इसको छोड़ दो क्योंकि यहां ये ऑलरेडी लाइन बन चुकी है। मैं यहां से यहां तक की बात करूं, देखो ये, क्या ये 1 है? इज इट 1? नहीं, 1 तो तब होती जब ये एग्जैक्ट 3 तक आती। यार ये बड़ा इरिटेट कर रहा है। हाँ, जब ये एग्जैक्ट 3 तक आती यहाँ तक, लेकिन आई तो नहीं ना, ये तो यहीं पे टर्मिनेट हो गई। तो इसको किसी ने कहते चलो भाई 1 सेंटीमीटर, ऑलमोस्ट 1 सेंटीमीटर है। क्या ये 1 कंफर्म 1 है? नो, ये तो मैंने लिखा है ना ऑलमोस्ट 1, क्योंकि ये 0.9 है असल में। तो जो ही मैंने इसको लिखा ना 1, नो, क्योंकि इस 1 के बाद मैं कुछ नहीं लिख सकता क्योंकि मेरा तो 1 भी कंफर्म नहीं है। आई कैन नॉट राइट 1.0। अगर मैंने 1.0 लिख दिया ना, तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये 1 कंफर्म है। मैं कितना लिखूंगा इसको? 1 सेंटीमीटर। ये 1 लिखना, ये इंसान के दिमाग में शक पैदा करता है, यार मे बी ये 1 के बहुत क्लोज था तभी इसने 1 लिखा है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा कहे 1.01, तो आपको कंफर्म पता है भाई इसको कंफ्यूजन यहाँ पर है, इसके लिए 1 तो है ही है, वैल्यू तो 1 है ही है, इसके बाद थोड़ा कंफ्यूजन है जिसके लिए इसने 0.01 लिखा है। तो इसका मतलब जितने ज़्यादा डिजिट्स आप लगाओगे उतना कंफर्मेशन मिलता जाएगा। सो इफ़ यू वांट टू बी more precise, more accurate about a thing, what you can do is you can add digits. The more number, ये नहीं हवा से ऐड करने सारी measurements करके, more the number of digits you add, more will be the correctness of that measurement. ठीक, इन्हीं डिजिट्स को आप बोलते कौन से? सिग्निफिकेंट डिजिट्स की सिग्निफिकेंस यही है। सो देखो 3.23 बोलना। अच्छा मुझे एक बात बोलो, जब मैंने यहाँ पे बोल दिया ना क्या 3.2, इफ आई से 3.2, क्या कंफर्म 3.2 होगा? अरे नहीं, हो सकता है कि, लेकिन कंफर्म कौन है? 3। कोई अगर 3.23 बोल देना, हाँ यहाँ तक तो कंफर्म है, इसमें थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। सो यू कीप ऑन एडिंग दीज डिजिट्स, सो यू कीप ऑन मेकिंग योर मेजरमेंट मोर ट्रूथफुल। ठीक है। सो अब इसके रूल्स हैं कुछ, एंड दीज डिजिट्स दैट यू ऐड, दे आर कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स, द डिजिट्स दैट मेक योर measurements more accurate, they are called as significant digits. All right, more the number of significant digits, more are the chances of the measurement being correct. Now what are the rules? Rule number 1, all
non-zero digits are significant. All non-zero digits are significant, whether there is a decimal point or not. जैसे 42.3, it has 3 significant digits, 3 SD significant digits. 24.123, इसमें कितने हैं? 5 significant digits. ये रूल नंबर 1 है. रूल नंबर 2, अच्छा, zeros between non-zero numbers are significant. Zeros between non-zero numbers are significant. ठीक है. बिटवीन नॉन जीरो यानी कि 202 में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे? 3. तीसरा, लीडिंग जीरोज आर नॉन सिग्निफिकेंट. 0.543, इसमें कितने हैं? 3 ही हैं. दिस इज नॉट बिकॉज इट्स अ लीडिंग जीरो. अच्छा, 10.543, इसमें 5 है बिकॉज दिस इज बिटवीन 2 नॉन जीरोज. ठीक. 0.006, it has only one significant digit which is what? 6. ये these are leading zeros. लेकिन हाँ, 1.006, it has 4 because these are between 2 non-zeros. हाँ, अब लीडिंग जीरोस क्या हो गए? हाँ, लीडिंग जीरोस हो गई. कौन से? लीडिंग जीरोस आर व्हाट? दे आर नॉन सिग्निफिकेंट. जीरोस बिटवीन व्हाट? नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट. अच्छा, ट्रेलिंग जीरोस. ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट यानी कि 4.0, इट हैज 2 significant digits. 43.00, it has 4 significant digits, and like that. ठीक. सारे नॉन जीरोस क्या होंगे? सारे नॉन जीरोस होंगे व्हाट? सिग्निफिकेंट, जो हमने पहला रूल पढ़ा. अच्छा, एक और बात है, ये जो है ना, ये ट्रेलिंग और लीडिंग, ये किस में ट्रेलिंग और लीडिंग? ट्रेलिंग और लीडिंग डेसिमल वाले में चलता है. मतलब देखो, अगर मैं कहूँ 430 में कितने सिग्निफिकेंट? 430 हैज 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. क्यों 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स? बिकॉज ये जो जीरो है ना, इट इज अ ट्रेलिंग, बट ये डेसिमल में नहीं है. ठीक है. अच्छा, 43.0, it has 3 significant digits. समझ में आई बात? ओके. उसके बाद 430 में, हाँ, 2. 43.0 में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स. इसके बाद एक और चीज़ है, पावर्स ऑफ 10. होता क्या है? देखो, अगर आप यूनिट्स चेंज करोगे ना, ये पावर ऑफ 10 रूल कहाँ पे लगता है? अगर आप यूनिट्स चेंज करोगे, यूनिट चेंज करने पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स चेंज नहीं होंगे. लेकिन अगर आप मतलब प्रैक्टिस में देखो ना, तो लगता है सर हो तो जाएंगे. क्यों? देखो, जैसे आपके पास 2.30 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ. अच्छा, 2.30 मीटर में 2.30 में कितने सिग्निफिकेंट? ये जीरो ट्रेलिंग है. हाँ, ट्रेलिंग है, बट डेसिमल में है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ओके. इसको मैं लिख सकता हूँ 23.0 सेंटीमीटर. ठीक. तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट? सर इसमें भी तो 3 ही है. सही है. इसको मिलीमीटर में लिखो. आप लिखोगे 2300 मिलीमीटर. इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 2 ही, क्योंकि ट्रेलिंग जीरोस विदाउट अ डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक. इसको किलोमीटर में लिख दो, 0.00230 किलोमीटर. तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट? यहाँ सिग्निफिकेंट है 3 फिर से, क्योंकि दीज आर लीडिंग जीरोस. दिस इज अ ट्रेलिंग जीरो, इट विल बी सिग्निफिकेंट. क्यों? ट्रेलिंग जीरो डेसिमल के टाइम पे सिग्निफिकेंट होता है.
सो यहाँ 2 और 3, तो 1 2 और 3, तो 3 सिग्निफिकेंट। सो यहाँ तो सर 2 आ गया, यहाँ 3 और यहाँ भी 3, तो चेंज हो रहा है। नहीं, आप याद रखना, जब मेजरमेंट्स की बात आए, फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने की बात आए, तब हमेशा यूनिट चेंज किए जाते हैं यूजिंग पावर्स ऑफ 10। तभी इसको साइंटिफिक नोटेशन बोलते हैं, 10⁻n। मतलब क्या है, देखो, जब आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपके पास जो इंस्ट्रूमेंट था उसने आपको रीडिंग दी 2.30। दिस इज द रीडिंग दैट यू गॉट एट द फर्स्ट मेजरमेंट पहले। अब कन्वर्शन दूसरी चीज़ है, लेकिन एक्सपेरिमेंट मीटर्स में हुआ था ना, तो इसने मीटर्स में दिया, तो ये फिक्स हो गया कि इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, बस डन। 3 ही आंसर है, 3 हमेशा रहेगा। सर अब हम कैसे जस्टिफाई करें कि अगर यूनिट्स चेंज करने हैं तो 3 ही रहेंगे, क्योंकि जब हमने इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, देखो सर 2 ही तो आ गए, कैसे मिलीमीटर में लाएंगे ताकि 3 ही रहें। और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही क्यों सही है, क्योंकि आपने मेजरमेंट ही, शुरुआत की मेजरमेंट ही ऐसी की थी। जो शुरुआत में मेजरमेंट की जाए, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए रूल है भाई। देखो, तो 2.30 वहीं रखो, किस में कन्वर्ट करना है भाई, मिलीमीटर में। तो मीटर को मिलीमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके। सो 2.30 को ऐसे लिखो, 2.30 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। उसके बाद ये रूल बनाया गया कि द पावर्स ऑफ 10 दे डू नॉट मैटर। सो इफ दे डू नॉट मैटर, मिलीमीटर में भी सिग्निफिकेंट कितने आएंगे, 3 ही। अगर आप बचकाना हरकत करोगे ना, 2.3 को लिखोगे 2300, 2.30 मीटर को लिखोगे 2300 मिलीमीटर, तो यहाँ तो 3 ही, यहाँ 2 ही आएंगे फिर। तो जब भी कन्वर्शन करना हो, ऑलवेज यूज पावर्स ऑफ 10, एंड देयरफॉर यूजिंग पावर्स ऑफ 10 इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक वे। इट इज़ द साइंटिफिक वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट, क्योंकि इससे फिर यूनिट्स चेंज नहीं होते, बिकॉज द पावर्स ऑफ 10 दे डू नॉट मैटर। ठीक, अच्छा जी। सपोज अब देखना इसमें मज़ा कहाँ पे आएगा। देखो, सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है जो मिलीमीटर्स में मेजर करता है। क्या करता है मेजर, मिलीमीटर्स में। उस इंस्ट्रूमेंट ने आपको ये रीडिंग दी है 2300। क्या दिया, 2300.1। ठीक, ये उसने रीडिंग दी है इतने मिलीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 और 5। आप ये जान लो, कोई भी कन्वर्शन हो, आपके सिग्निफिकेंट फिगर का सही वैल्यू क्या है, 5। जो पहली मेजरमेंट आती है एक्सपेरिमेंट करके किसी इंस्ट्रूमेंट से, जो वो आपको आंसर देता है, वहीं से सही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लिए जाते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। कोई कहेगा सर क्यों इतना ही क्यों, माने मीटर में तो कन्वर्ट होगा। नहीं, जो आपको पहले एक्सपेरिमेंट करने पे आंसर मिलेगा, उसी आंसर से सही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता चलता है। यहाँ इस इंस्ट्रूमेंट ने मीटर्स में आंसर दिया था, तो इसने दिया था 2.30 मीटर। अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स पहले ही फिक्स कर दो एक्सपेरिमेंट के बाद ही, कितने, 3। उसके बाद पावर्स ऑफ 10 से चेंज करो। कोई कहेगा इसको अब मीटर में चेंज कर, तो आप लिखोगे 2300.1 इंटू 10⁻³ सिंस द पावर्स ऑफ 10 दे आर इनसिग्निफिकेंट इन चेंजिंग द सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अभी भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 5। ठीक, 5। दिस इज इट, राइट। अच्छा, और एक और चीज़ याद रखना, जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, एग्जैक्ट नंबर्स जो फॉर्मूला में कभी कभी आ जाते हैं, सर कौन सा, v² - u² इज इक्वल टू 2as, ये एग्जैक्ट नंबर है ना, कोई मेजरमेंट नहीं है, ये एग्जैक्ट नंबर है। सो एग्जैक्ट नंबर के होते हैं इनफिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, क्योंकि 2 को ऐसे लिख सकते हैं 2.0, इसको लिख सकते हैं 2.000000 कंटिन्यूसली लिखते जाओ। लेकिन मेजरमेंट्स को ऐसे नहीं लिख सकते आप 2.0000, एग्जैक्ट नंबर्स को लिख सकते हो, मैथमेटिकल नंबर्स, सिंपल नंबर्स। मेजरमेंट को 2.0 लिखना ये बहुत बड़ी बात है। क्यों, फिर आप गारंटी दे रहे हो कि इस चीज़ की लेंथ या इसका वेट, इसका मास कंफर्म 2 है और 2 के बाद 0 है। तो ये जो जीरोस ऐड करने हैं ना अपनी मर्जी से, ये मेजरमेंट्स में ऐड नहीं होते, ये यूजुअल नंबर्स में ऐड हो सकते हैं। 1 को लिख दो 1 पॉइंट 1000 बार 0 लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 1 तो 1 है। लेकिन 1 मीटर को, 1.0 मीटर को आप एक और 0 ऐड नहीं कर सकते। सो फॉर मेजरमेंट्स यू कैन नॉट कीप एडिंग जीरोस, बट फॉर नंबर्स यू कैन कीप एडिंग जीरोस।
ठीक, measured values are a completely different thing to deal with, completely different thing to deal with. ठीक है, so this is how you will find the number of significant figures. अब जल्दी जल्दी मैं कुछ एग्जांपल्स आपको बता देता हूँ. देखो 0.00602 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये तो नॉन सिग्निफिकेंट है तो 3. 2.50 into 10 raised power 10, how many significant figures, only 3. ठीक, 3600, how many significant figures, only 2. अब मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. सर ये मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है? देखो यूजुअली आपने क्या देखा होगा ना, अच्छी बुक्स पे, बहुत अच्छी बुक्स पे, जैसे HC वर्मा हो गई वगैरह वगैरह, आपका आंसर बहुत बार होता है 2.362 मीटर आपने डिस्प्लेसमेंट निकाली, लेकिन HC वर्मा इसको लिखेगा 2.4 ही. वो ये पागल नहीं है कि 2.4 मजे के लिए लिख रहा है, वो बराबर रूल फॉलो कर रहा है सिग्निफिकेंट फिगर्स के. तो देखो क्या है, पहला रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है, जैसे आपको 3 चीज़ें ऐड करनी है, 33.3, इसको ऐड करना है 3.11, कितना 3.11, इसको ऐड करना है 0.313. इन 3 को ऐड करना है. इन 3 को जब ऐड करोगे तो कैलकुलेटर ले लो, ऐड करके आपको आएगा आंसर 36.723. तो रूल ये है कि जो फाइनल आंसर है, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, जो फाइनल आंसर है उसमें आप उतने ही डिजिट्स रखो, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखो, उसको राउंड ऑफ करो टू हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, जो सबसे कम हो. यहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस कम है, यहाँ 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, सबसे कम कितना है 1, तो इसमें भी एक ही डेसिमल प्लेस रखो, तो आएगा 36.7. ठीक, इसको कहते हैं राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ. ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगा राउंडिंग ऑफ कैसे की जाती है. पहले ये रूल आप याद रख लो. तो हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि सबसे छोटा 1 डेसिमल प्लेस है एडिशन सब्ट्रैक्शन में, तो उतने ही डेसिमल प्लेसेस हम आंसर में भी रखेंगे. अच्छा, 3.723 3.7 क्यों बना, 36.8 क्यों नहीं बना, क्योंकि यहाँ 2 था. दीज आर रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ, ये मैं एंड में आपको बता दूंगा. अब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों में ये लगता है. डिवीजन में क्या है, जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करो तो जो आंसर है उसमें उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स रखो जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो इंडिविजुअल नंबर्स में. मतलब 142.06, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.23 से, कैलकुलेटर ले लो, आंसर लिख लो 32.6738. अच्छा, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 5, इसमें कितने 2, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं आपको 2. तो इसको राउंड ऑफ करो टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब 8 को भी इग्नोर करना है, 3 को भी, 7 को भी और 6 को भी, खाली 32 को रखना है. अब मैं इसको 32 लिखूं या 33 लिखूं, इट विल बी डिसाइडेड बाय द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ. लेकिन मुझे पता है कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्यों? बिकॉज 2 इज द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ द क्वांटिटीज विच हैव बीन मल्टीप्लाइड. ठीक, ओके. जैसे ये आप मान लो 51.028 इंटू 1.31, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3, इसमें कितने, तीनों तो 5, तो आंसर है 66.84668. तो इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने हैं, 3. सो एक तो ये रखना ही है, इसको भी रखना है और इसको भी रखना है, बाकी इनको इग्नोर करना है. लेकिन इग्नोर करना है यूजिंग द रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ. इन पे हम वापस आएंगे, पहले तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ याद रखो. इफ द डिजिट, पहला, इफ द डिजिट to be dropped is less than 5, then preceding digit is same to, मतलब अगर 7.82, अगर आपको इसको 8 तक ही रेस्ट्रिक्ट करना है तो आपको देखना है 8 के बाद क्या आ रहा है, 2 इज लेस देन 5, तो ये 7.8 ही रहेगा. ठीक, if it is greater than 5, else, if it is greater than 5, else
द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीज, ये अप एरो इंक्रीज्ड बाय 1, मतलब 7.88। तो इसको ड्रॉप करना है ना, इसको ड्रॉप करना है, तो ये आएगा 7.9, बिकॉज जिसको ड्रॉप कर रहे हो इट इज़ ग्रेटर देन 5। अगर ग्रेटर देन 5 है तो इससे पहले वाले को एक इंक्रीज करो, तो इट इज़ 7.9। अच्छा 7.9 है, इसको ड्रॉप करना है, किसको, 9 को। 9 इज ग्रेटर देन 5, तो इस 7 को आप लिखोगे कितना, 8। अब तीसरा, अगर खुद ही 5 ड्रॉप करना पड़े तो इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड लेस और ग्रेटर की बात नहीं है, इज 5 itself। अगर जिस डिजिट को ड्रॉप कर रहे हो वो 5 ही हो तो क्या रूल लगेगा। देखो जैसे मेरे पास ये है 7.253, आपको इसको लेना है कहाँ तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक। देखो 2 डेसिमल प्लेसेस तक लोगे तो 7.2 तक ही लेना है ना, 7.2। तो ड्रॉप कौन होएगा, ड्रॉप तो 5 होगा। तो इस टाइम पे रूलिंग ये होती है, इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड then it is to be raised by 1, and if it is even then you don't have to change it। मतलब 5 को ड्रॉप करना है, 5 से पहले प्रीसीडिंग क्या है, 2, तो इसको 7.2 ही रखो। इफ द डिजिट इज ऑड तो 7.353 अगर हो। अब 5 को ड्रॉप करो तो 7.4। ऑड के टाइम पे रेज करेंगे, इवन के टाइम पे वैसे का वैसा ही रखेंगे, ठीक है। अब वापस चलते हैं ऊपर जहां पर हमने ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किया था। देखो अभी आंसर ये आया था ना 36.723। रूल कहता है आपको कितने डेसिमल प्लेसेस रखने हैं, 1, क्योंकि सबसे छोटा तो ये है। तो 1 डेसिमल प्लेस मतलब आपको 7 तक ही जाना है। मतलब ड्रॉप कौन हो रहा है, 2, तो 2 ड्रॉप हो रहा है, इट इज़ लेस देन 5, तो ये रहेगा 36.7 ही। मल्टीप्लिकेशन में क्या रूल है, जितने कम से कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो आंसर भी उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स का होना चाहिए। यहाँ कम से कम कितने सिग्निफिकेंट है, 2 सिग्निफिकेंट, तो आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट होने चाहिए, 2। तो 32.6738, इसमें कितने सिग्निफिकेंट रखोगे, 2, यानी कि ये 2। ड्रॉप किसको करना है फिर, ड्रॉप तो 6738 होगा ना एक हिसाब से, लेकिन आपको इमीडिएट वाला देखना है, 6। तो 6 ड्रॉप हो रहा है, 6 ड्रॉप हो रहा है, इट इज़ ग्रेटर देन 5 है ना, तो इसको लिखोगे कितना, 33, राइट। अब देखो सपोज जल्दी जल्दी करते हैं, 2.56358, मैं कहता हूँ इसको रखो अप टू 3 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, मतलब यहाँ तक ही रखना है, सॉरी यहाँ तक ही रखना है, 3 तक। तो ड्रॉप कौन हो रहा है, 5 ड्रॉप हो रहा है। अगर 5 ही ड्रॉप हुआ तो पहला तो ऑड है, कौन, 3 ऑड है तो रेज करो, तो 2.564, 2.56258, अब 2.562 ही रहेगा, 58 से कुछ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 5 से पहले जो है इट इज इवन है, ठीक है। सो दीज आर द रूल्स दैट यू विल यूज। फिर से एक और चीज़ दिखा देता हूँ आपको, जैसे 6.75 इंटू 10⁻³ इसको ऐड करना है 4.52 इंटू 10⁻², दोनों को ऐड करना है ना। अच्छा तो पहला काम आप ये करो, पहले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, दूसरे में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3, देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन बोथ ऑफ देम। इसको जब ऐड करोगे ना तो आपको आंसर आएगा कितना, 7.20 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। इन दो को ऐड करो। तो ऐड करने का तरीका क्या है, देखो ऐड करने का तरीका, यहाँ पर पावर 10 में कितना है, 3, तो यहाँ पे भी उतना ही पावर लेके आओ, तो आपको आएगा 6.75 इंटू 10⁻³ प्लस 4.52। जो ये 4.52 है इसको आप क्या करो काम, क्योंकि यहाँ पावर बढ़ाना है, इसको लिखो 0.452 इंटू 10⁻³, ठीक। अब 6.75 को 0.452 ऐड कर दो, ठीक है। तो 6.75 और 0.452 को ऐड करने पे हमें मिलता है क्या, 6.75, ये आएगा प्लस 0.452 इंटू 10⁻³, ठीक। तो 6.75 एंड 0.452, तो
तो 7.202 इंटू 10⁻3। अब आप समझना, आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर शुरुआत में कितना था? 3 ही है ना सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ गए? 10 तो चलेगा नहीं, 1 2 3 और 4। आपको कितने रखने हैं? 3। तो 0 तक ही रखना है ना, तो इस 2 को ड्रॉप करना पड़ेगा। सिंस दिस 2 इज लेस देन 5, तो आपको आंसर आएगा 7.20 इंटू 10⁻3। सो इट इज टू बी केप्ट इन टर्म्स ऑफ द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक, या लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ डेसिमल प्लेसेस कम से कम कितनी है? 2, तो यहाँ भी 2 रख दिए, राइट। और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में क्या रूल है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जैसे 1.2 इंटू 36.72, आंसर अगर कैलकुलेटर के हिसाब से देखें 44.064, क्या करोगे इसका आंसर? इसका आंसर आप लिखोगे, यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2, यहाँ 4, तो रखने कितने? 2 ही रखने, तो आंसर 44, क्योंकि ये ड्रॉप होगा, राइट। तो इस तरह से आप आंसर्स लिखोगे। दिस इज डन, वी आर डन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, वी आर डन विद डायमेंशंस। एरर्स के हमने सवाल कर लिए, हमने परसेंटेज एरर पे भी सवाल किए। बस इतना ही है, कुछ खास और होगा नहीं एग्जाम में मुझे लगता है, ठीक। तो डन।